आपके साथ रोहित पुनेठा आपके लिए लाए हूं देश और दुनिया भर की खबरें बिना किसी दाग लपेट के। आप बस मेरे साथ 60 मिनट तक बने रहिए, आंख कान खोल के। सबसे पहले 4 बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। देश में लागू लॉकडाउन के चौथे चरण में मिली छूट के बाद दिल्ली की सड़कों पर जाम के हालात बन गए। सड़कों पर अचानक गाड़ियों की तादाद बढ़ने से आईटीओ, सचिवालय के पास और यमुना ब्रिज समेत कई जगहों पर ट्रैफिक रेंगता हुआ नजर आया। इसके साथ ही डीएनडी पर भी कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। देश में कोरोना वायरस से सबसे प्रभावित महाराष्ट्र में लॉकडाउन 4 को लेकर 22 मई से 31 मई के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। नए नियमों के तहत राज्य को रेड जोन और नॉन रेड जोन में बांटा गया है। रेड जोन में आने वाली मुंबई में शराब की होम डिलीवरी करने का फैसला लिया गया है। कोरोना संकट के बीच 21 साल बाद भारत में दस्तक दे रहे सुपर साइक्लोन अम्फान को लेकर आर्मी और एयरफोर्स के साथ एनडीआरएफ को अलर्ट कर दिया गया है। एनडीआरएफ की 41 टीमें ओडिशा और पश्चिम बंगाल में तैनात की गई हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में अम्फान के खतरे को देखते हुए करीब 3 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेज दिया गया है। और उत्तर प्रदेश में प्रवासी मजदूरों के लिए कांग्रेस की 1000 बसों को चलाने के मामले पर सियासत गरमाती जा रही है। योगी सरकार ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने बसों के जो रजिस्ट्रेशन नंबर दिए हैं उनमें 2 व्हीलर और 3 व्हीलर्स के भी नंबर हैं। वहीं प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट कर योगी सरकार पर मदद के काम में बाधा डालने का आरोप लगाया और कहा कि मुख्यमंत्री जी चाहें तो इन बसों पर बीजेपी के बैनर लगा लें, लेकिन बसों को ना रोकें। अलग अलग राज्यों से ट्रेन और बस के जरिए प्रवासी मजदूरों के घर लौटने का सिलसिला जारी है, लेकिन इस सफर में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। उससे कोरोना संक्रमण का खतरा और बढ़ गया है। मजदूर घर जाने के लिए बेचैन हैं और प्रशासन इस भीड़ को संभालने में नाकाम। कि मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन पर एक बार फिर प्रवासी मजदूरों का समंदर उमड़ पड़ा। हाथों में और सिर पर सामान उठाए हजारों मजदूर घर जाने के लिए जमा होते चले गए। खबर मिली थी कि बांद्रा स्टेशन से ट्रेन बिहार जाने वाली है। देखते ही देखते स्टेशन के बाहर भगदड़ जैसा माहौल बन गया। एक दूसरे को पीछे छोड़ लोग आगे निकलने की होड़ में दिखाई दिए। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग की बात और उसके नियमों की भला कौन चिंता करता। उन्हें समझाने और सख्ती दिखाने के लिए पुलिस भी नजर नहीं आई। हालांकि देर सवेर प्रशासन सक्रिय हुआ। जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन था उन्हें छोड़कर दूसरे मजदूरों को हटा दिया गया। इसी तरह सीएसटी स्टेशन के बाहर भी मजदूरों की कतार लग गई। बताया जा रहा है कि वहां मजदूरों और पुलिस वालों में झड़प भी हुई। ये पहली बार नहीं हुआ। पिछले महीने भी बांद्रा स्टेशन के बाहर हजारों लोग इकट्ठा हो गए थे और घर भेजने की मांग करने लगे थे। सरकार की मुस्तैदी के दावे के बावजूद दूसरी बार भी मजदूर बांद्रा में जुट गए। महाराष्ट्र और मुंबई में कोरोना मरीजों की तादाद देखते हुए सवाल लाजमी है कि लॉकडाउन के होते हुए ये मजदूर स्टेशन तक पहुंचे कैसे। मुंबई में ट्रेन में चढ़ने के लिए भीड़ उमड़ी तो यूपी के गोरखपुर में ट्रेन से गए मजदूर जब स्टेशन से बाहर निकले तो वहां भी कमोबेश यही तस्वीर नजर आई। ट्रेनों में और प्लेटफॉर्म तक तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा था, लेकिन जैसे ही ये मजदूर स्टेशन परिसर से बाहर आते हैं, जिला प्रशासन और पुलिस महकमे की मौजूदगी में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती नजर आती हैं। बसों की संख्या कम होने की वजह से मजदूर आपाधापी में एक दूसरे को धकेलते हुए बसों में चढ़ने लगते हैं और कुछ खड़े होकर बस में सफर करने को मजबूर हैं तो किसी को बस से बाहर धकेल दिया जाता है। ये स्टेशन के बाहर की तस्वीर है। अंदर ख्याल रखा जा रहा है सोशल डिस्टेंसिंग का, लेकिन बाहर तस्वीर एकदम जुदा और डराने वाली है। लेकिन ऐसे हालात के लिए हर बार प्रशासन को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। यूपी के भदोही में स्पेशल ट्रेन से जा रहे मजदूरों ने चेन पुलिंग करके ट्रेन को ही रोक दिया और ट्रेन से निकलकर दर्जनों मजदूर बगैर जांच करवाए अपने घर चले गए। ये ट्रेन सूरत से वाराणसी जा रही थी। भदोही में मजदूर ट्रेन रोककर उतर गए। अब जाहिर है कि ये मजदूर जब अपने इलाके में जाएंगे तो फिर इनसे कोरोना संक्रमण का खतरा हो सकता है। तो ऐसे में उन लोगों से एक अपील भी है कि जो लोग अपने घरों की ओर सफर कर रहे हैं वो तय रूट को फॉलो करें और जो तय मेडिकल जो एक नियम बनाए गए हैं उनको जरूर पालन करें। और मजदूर सिर्फ सफर की मुश्किल ही नहीं झेल रहे हैं, बल्कि ये सफर उनके लिए जानलेवा भी साबित हो रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में हुए सड़क हादसों में 16 मजदूरों की मौत हो गई। बिहार के भागलपुर में प्रवासी मजदूरों को ले जा रही बस और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। नवगछिया इलाके में हुए इस हादसे में 9 मजदूरों की मौत हो गई और कई मजदूर जख्मी हो गए। ऐसा ही एक हादसा महाराष्ट्र के सोलापुर में भी हुआ, जिसमें 4 मजदूरों की मौत हो गई। सोलापुर से झारखंड की ओर जा रही स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस ने एक डंपर को पीछे से टक्कर मार दी। यवतमाल में हुए इस हादसे में बस ड्राइवर समेत 4 लोगों की जान चली गई और इस हादसे में 15 लोग घायल भी हुए हैं।
यूपी के महोबा में हुए एक भीषण सड़क हादसे में 3 प्रवासी मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। दिल्ली से 70 प्रवासी मजदूरों को लेकर जा रहा एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में 3 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि कई मजदूर जख्मी हुए हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर फिर घायल मजदूरों को अस्पताल में भर्ती कराया। इसी तरह का एक सड़क हादसा उत्तर प्रदेश के सीतापुर में भी हुआ है। प्रवासी मजदूरों को लेकर आ रही एक बस अनियंत्रित होकर एक पेड़ से टकरा गई। हालांकि गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी की मौत नहीं हुई, लेकिन 3 घायल मजदूरों की हालत गंभीर बताई जा रही है। लॉकडाउन में फंसे मजदूरों का पलायन अभी भी जारी है। इस दौरान मजदूरों को तमाम तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए देश के अलग अलग शहरों से मजदूरों के पलायन पर इंडिया न्यूज की ये ग्राउंड रिपोर्ट। तो आपको दिखाएंगे कि ये हर रोज तकरीबन 14 से 15 ट्रेनें आ रही हैं। 3 प्लेटफॉर्म यहाँ बनाए गए हैं और पूरी तरीके से एक हब बना दिया गया है गोरखपुर को अन्य राज्यों से आने वाले मजदूरों के लिए। और आप यहाँ देखेंगे कि सोशल डिस्टेंस की पूरी तरीके से धज्जियाँ उड़ रही है, यानी आप जो भी जहाँ तक आपकी निगाहें जाएंगी कहीं भी सोशल डिस्टेंस का आपको फॉलो होता नजर नहीं आएगा। ऐसे में जब पुलिस के आला अधिकारी या तमाम पुलिस प्रशासन यहाँ पे मौके पे मौजूद हैं, उसके बाद भी जो है यहाँ पे आप देखेंगे कि किस तरीके से सोशल डिस्टेंस की धज्जियाँ उड़ रही हैं। जो मजदूर सामने बैठे हैं उनमें भी आपको नजर आएंगे कि कहीं सोशल डिस्टेंस नजर नहीं आ रहा है। और उसके बाद से यहाँ पे सामने आप देखेंगे कि जितने भी मजदूर हैं आप खड़े हैं वो सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहे हैं, लेकिन पुलिस के जवान कुर्सियों पर बैठे हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंस का पालन कराने के लिए शायद उन्हें जहमत उठाने के महसूस नहीं हो रहा है। और आप देखेंगे कि कितनी मेहनत सरकार कर रही है इन मजदूरों को अपने वतन लाने के लिए, सोशल डिस्टेंस का पालन कराने के लिए, मास्क लगाने के लिए। लेकिन आपको इस रेलवे स्टेशन परिसर पे तमाम गाड़ियां आ रही हैं, लेकिन कहीं भी सोशल डिस्टेंस का पालन होते आपको नजर नहीं आ रहा है। ये जो बस है पश्चिम बंगाल की बस ये जाएगी, लेकिन आपको अंदर का जो नज़ारा दिखाएंगे आप चिंतित हो जाओगे कि सरकार वादे कर रही है कि एक बस में सिर्फ 25 यात्रियों को बैठने की सुविधा है सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए, लेकिन ये तस्वीरें एक सोशल डिस्टेंस का धज्जियां उड़ा रही हैं। किस तरह से लोग बैठे हुए यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे कोई भी सोशल डिस्टेंस नहीं है। प्रशासन वादे कर रहा है कि कोई भी व्यक्ति सोशल डिस्टेंस से ही जाएगा। 25 की अनुमति है बस के अंदर बैठने की, लेकिन इस बस में तकरीबन 70 से 80 लोगों को बैठाया गया है। क्या बसों की कमी है इसलिए इनको यात्रियों को इसमें खचाखच भरा गया है? क्या आखिर सरकार के पास वो सुविधाएं नहीं है जो वादे करती है कि लोगों को हर सुविधा मुहैया कराई जाएगी, लेकिन यहाँ की जो आप तस्वीरें देखोगे तो चिंतित हो जाओ। रोड पर वो चल नहीं सकते, इसलिए उन्हें जहां तहां व्यवस्था करके भेजा जा रहा है। मैं दिल्ली यूपी बॉर्डर के पास वैशाली इलाके में मौजूद हूं और ये एक मैरिज होम है। यहां पर भी जो तमाम प्रवासी मजदूर हैं उनको लगातार लाया जा रहा है और यहां पर उनकी व्यवस्था की जा रही है। कुछ ऐसे मजदूर भी यहां पर मौजूद हैं जो कल से इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि किसी बस का कोई इंडिकेशन उन्हें मिलेगा और फिर वो यहाँ से रवाना हो पाएंगे। इनमें बिहार जाने वाले और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में जाने वाले मजदूर शामिल हैं और जो नोएडा, दिल्ली या आसपास के इलाकों में काम करते थे उन्हें रोड से हटाकर इस तरह से मैरिज होम आदि में या फिर मॉल्स में भी भेज दिया गया है। इन्हें टेम्परेरी आश्रय स्थल बनाए गए। यहाँ पर देखिए, मैं आपको दिखा दूं कि बच्चे भी मौजूद हैं। छोटे छोटे बच्चे कल से इंतजार कर रहे हैं कि कोई इनको इंडिकेशन मिले कि कब बस आएगी। एक तरफ प्रियंका गांधी ने भी कहा है कि वो बसें चला रही हैं, लेकिन उनकी बसेस को लेकर भी अभी असमंजस की स्थिति बरकरार है। हम इस वक्त जम्मू पंजाब हाईवे पर हैं और यहाँ पर आपको बता दूं कि बाकी राज्यों की तरह यहाँ पर भी सिचुएशन ऐसी ही है। हम यहाँ हाईवे पे पहुँचे तो देखा कि कुछ लोग जो हैं वो पंजाब की ओर पैदल चल रहे हैं और जब हम जानने की कोशिश कर रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि हमें यूपी जाना है। क्या वजह है, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं अभी? मैं तो जम्मू से आया हूँ, लखनऊ जाना है। मगर इतना दूर कैसे जाओगे और पैदल क्यों? करके जाएंगे सर, क्या करो। कब से फंसे हुए? जब से बंद हुए, जब से फंसे हुए इधर, क्या करें। गाड़ी घोड़ा कुछ चली नहीं रहा, काम भी बंद कर दिए हैं, तो जाएं तो कहाँ जाएं। रूम मालिक भी निकाल दिया रूम से। क्यों? जब पैसा नहीं देंगे खाने के लिए नहीं तो इधर बैठ के क्या करेंगे। अपने घर पे रहेंगे, अपने माँ बाप के पास रहेंगे, इधर बैठ के क्या करेंगे। तो इस लॉकडाउन में सबसे बड़ा दर्द जो है वो प्रवासी मजदूरों ने सहा है। हजारों मजदूरों को प्रशासन ने किसी शेल्टर होम में रोक रखा है और धीरे धीरे उनके जाने का इंतजाम किया जा रहा है, लेकिन जो अरसे से अपने परिवार से अलग हैं, उनका सब्र अब जवाब दे रहा है।
ऐसी है जिसे एक माँ लफ्जों में बयान नहीं कर पाई। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। दवा दिला दी, सिरप दिला दी, वहाँ से वापस आ गए। अब कुछ खाने के लिए नहीं, खा के क्यों दवा ले लूँ? कितने दिन यहाँ दवा ले लीजिए। इसलिए मेरे को घर भिजवा दिए जाए, जो भी है सब घर में देखा जाएगा, लेकिन मेरे को घर भिजवाया जाए। अरसा हो गया लॉकडाउन की वजह से ये गर्भवती महिला अपने परिवार से अलग है। दूर कहीं इसका परिवार भी चिंता और दुख में जी रहा है। लेकिन रोहतक के इस शेल्टर होम में ये अपना दुख कहे भी तो किससे कहे। अब सरकार ने वापस कर दिया, वापस आ गए। अब यहाँ पड़े हैं भुखमरी के बाद। एक गुड़िया है साथ में। हाँ, मैं तो आप तो उसी राज्य के पुलिस वालों ने लेके गया तो दवा दिलाया, दवा लेके आए, अभी कुछ खाने को नहीं मिला कि दवा खा ले। तो अभी तक खाना नहीं मिला? कुछ भी नहीं मिला। सुबह एक चाय मिली। आंसुओं पर जोर नहीं चला, वो मचलकर बह चले। ये बेबस प्रवासी मजदूरों की एक तस्वीर है। लेकिन वहीं दूसरी तस्वीर भी सामने आई। एक साथी का दर्द बांटने के लिए वहां मौजूद सभी मजदूर सामने आ गए और तालियां बजाकर उसका हौसला बढ़ाया। कुछ देर तक तालियां यूं ही बजती रहीं। अपने दर्द को भूलकर ये लोग एक दूसरे की ऐसे ही हौसला अफजाई कर रहे हैं। लेकिन शिकायतें भी हैं। सबसे बड़ी शिकायत तो सरकार से ही है। आज लगाए थे 4000 रुपए है इस दिन निकाला था घर जाते समय हमने। अब अकाउंट में बैलेंस अवेलेबल कितना है? 6 रुपये। आप देख सकते। तो जब 4000 रुपये हमारे पिताजी ने लगाया, हमने निकाला, तो ये सरकार वालों ने क्या। ये वक्त भी गुजर जाएगा। देर सवेर सभी प्रवासी मजदूर अपने अपने गांव घर पहुंच जाएंगे। लेकिन इस दौरान जो तकलीफें उन्होंने झेली हैं या झेल रहे हैं, उसकी कसक उन्हें हमेशा सालती रहेगी। ये नौजवान पिछले 15 दिनों से पैदल चल रहा है। कर्नाटक से चलकर कानपुर तक आ गया है, लेकिन इसे आगे गोरखपुर तक जाना है, सो चलता जा रहा है। इसके जैसे सैकड़ों मजदूर हैं जो प्रशासन की सख्ती के बावजूद सड़क पर चलते जा रहे हैं। ये मजदूरों की अंतहीन दर्द कथा है जो कब खत्म होगी ये कोई नहीं जानता। पिछले 4 दिनों से मोहम्मद सोहेल अपनी पत्नी को ठेले पर बिठाकर नोएडा से बिहार तक के सफर पर हैं। एक भाई भी है जो साइकिल पर साथ में चल रहा है। पति थक जाता है तो पत्नी ठेला चलाने लगती है, या कहीं चढ़ाई हो तो ठेले को धक्का लगाने लगती है। नोएडा के ही रामेश्वर अपना जरूरी सामान लेकर मध्य प्रदेश के छतरपुर चले जा रहे हैं। आसमान से सूरज आग फेंक रहा है, पांव में छाले हैं, लेकिन इनका सफर इस बीच जारी है। लेकिन प्रवासी मजदूरों को इस सफर में कुछ मददगार भी मिल रहे हैं। मजदूरों की परेशानी थोड़ी कम करने में ये जुगाड़ काम कर गया। गमछे से 2 रिक्शों को जोड़कर बाइक सवार खींचते हुए बहुत दूर तक ले गए। जितना भी रास्ता कट गया, बिहार के मजदूरों के लिए सहूलियत हो गई। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच लॉकडाउन का चौथा चरण 31 मई तक लागू है। केंद्र सरकार से मिले निर्देश के बाद सभी राज्यों ने अपने हिसाब से लॉकडाउन की गाइडलाइंस को तैयार किया है। महाराष्ट्र ने भी लॉकडाउन 4 को लेकर अब नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। इसके मुताबिक मुंबई में अब शराब बिकेगी, लेकिन ये दुकानों पर नहीं बिकेगी, बल्कि इसकी होम डिलीवरी की जाएगी। राज्य में अब सिर्फ 2 जोन होंगे, एक रेड जोन होगा और दूसरा होगा ऑरेंज जोन। मुंबई महानगर पालिका समेत MMR रीजन की सभी महानगर पालिका रेड जोन में रखी गई है। पुणे, सोलापुर, नासिक, अमरावती, मालेगांव, औरंगाबाद, धुले, ठाणे, कल्याण, डोंबिवली, जलगांव, अकोला और अमरावती इनको रेड जोन में रखा गया है। राज्य में होटल, मॉल, धार्मिक स्थल, स्कूल, कॉलेज, मेट्रो और ये बस सेवा, ये सब बंद रहेंगे। साथ ही अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा भी बंद रहेगी। कंटेनमेंट जोन में बेहद जरूरी सेवाओं के अलावा बाकी सभी सेवाएं बंद रहेंगी। रेड जोन में टैक्सी और ऑटो रिक्शा सेवा भी बंद रहेगी। इस आदेश से पहले जिन जरूरी चीजों की दुकानें खुल रही थी, वो आगे भी खुलती रहेंगी। 4 पहिया वाहनों में एक ड्राइवर के साथ 2 लोग ही बैठ सकेंगे और 2 पहिया वाहन में सिर्फ एक शख्स ही बैठा होगा। सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, बार, ऑडिटोरियम और असेंबली हॉल जैसी सभी चीजें पूरी तरह से बंद रहेंगी। महाराष्ट्र में नए दिशा निर्देश 22 मई से 31 मई तक लागू होंगे। पश्चिम बंगाल में अम्फान तूफान के खतरे को देखते हुए लोगों को अलर्ट किया गया। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में अम्फान तूफान के खतरे को देखते हुए पुलिस और NDRF की टीम ने नदी किनारे बसे लोगों को अलर्ट किया और सुरक्षित जगहों पर जाने को कहा। मुंबई के घाटकोपर इलाके में लोगों ने अपने घरों के पास कोरोना वायरस के मरीजों के लिए क्वारंटीन सेंटर बनाए जाने का विरोध किया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की।
बिहार के मुजफ्फरपुर में मंत्री सुरेश शर्मा और सांसद अजय निषाद समेत 100 लोगों पर लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में केस दर्ज किया गया है। यूपी के आगरा में पुलिस ने प्रवासी मजदूरों के लिए एक अच्छी पहल करते हुए उनके लिए जूते और चप्पल का इंतजाम किया। राजस्थान के जोधपुर में लॉकडाउन के बीच हुई शादी में नियमों का पालन करते हुए दूल्हा और दुल्हन ने मास्क पहनकर शादी की रस्में पूरी की। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के नवाकदल इलाके में हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकियों को मार गिराया। इस दौरान 3 सुरक्षाकर्मी भी घायल हो गए। कोरोना संकट के बीच बिहार की राजधानी पटना में एक महिला ने लोगों को कोरोना वायरस के खिलाफ जागरूक करने के लिए मधुबनी पेंटिंग के डिजाइन वाले मास्क तैयार किए हैं। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में पुलिस ने ऐसे शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है जो गुंटूर जिले से कृष्णा नदी को पार कर शराब खरीदने आते थे और फिर अपने इलाके में ले जाकर बेचते थे। कोरोना संकट से निपटने के लिए देश में करीब 2 महीने से जारी लॉकडाउन के बीच बुधवार सुबह 11 बजे पीएम मोदी के आवास पर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी। यूपी के नोएडा में पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह की पत्नी आकांक्षा सिंह ने एक एनजीओ के जरिए लॉकडाउन के दौरान गरीब महिलाओं को मास्क और सैनिटरी नैपकिन बांटे। कारोबारी सप्ताह के दूसरे दिन मंगलवार को शेयर बाजार हरे निशान में बंद हुआ। सेंसेक्स 167 अंक मजबूत होकर 30,196 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 56 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 8,879 पर बंद हुआ। लॉकडाउन 4 में दिल्ली में दफ्तर और दुकानें खुल गई हैं और शर्तों के साथ आवाजाही की छूट भी मिल गई, लेकिन इसका नतीजा ये हुआ कि पहले ही दिन दिल्ली वालों को लंबे जाम का सामना करना पड़ा। वैसे तो सुबह से ही जाम लगा रहा, लेकिन शाम के वक्त जब ऑफिस टाइम खत्म हुआ तो उसके बाद फिर से लंबा जाम लग गया। नेशनल हाईवे 24 पर काफी लंबी कतार गाड़ियों की देखी गई। आईटीओ से सराय काले खां के बीच गाड़ियों की लंबी कतार नजर आई। जैसी तस्वीर अभी आप शाम की देख पा रहे हैं, ठीक ऐसी ही तस्वीरें सुबह के वक्त भी देखी गई, क्योंकि बहुत सारे ऑफिसेज दिल्ली में खोल दिए गए हैं। सरकारी ऑफिसेज, प्राइवेट ऑफिसेज, उनको मंजूरी दे दी गई है। इस वजह से सुबह भी काफी भीड़ थी और शाम के वक्त जब ऑफिस का टाइम खत्म हुआ तो घर लौटने के दौरान भी कई किलोमीटर लंबी कतारें देखी गई और कमोबेश ऐसे ही हालात पूरी दिल्ली में नजर आए। लॉकडाउन 4 में दिल्ली में शर्तों के साथ मार्केट भी खोल दी गई है। सरकारी और निजी दफ्तर खुल गए हैं। ऑटो, ई रिक्शा, बस, टैक्सी, कैब, निजी गाड़ियों को सबको अनुमति मिल गई है। लिहाजा करीब 2 महीने के बाद दिल्ली ने जाम का आज सामना किया है। दिन के वक्त सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहीं और शाम के वक्त भी जो लोग घर में लौट रहे थे उनको भी सड़कों पर जाम का सामना करना पड़ा। ये 5 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। नोएडा, आईटीओ, सराय काले खां, डीएनडी और मेरठ हाईवे की तस्वीरें हैं। अमूमन जब इस वक्त की तस्वीरें आप ये देखा करते थे तो खाली रहती थी पिछले 2 महीनों के दौरान, क्योंकि लॉकडाउन था। सड़कों पर कुछ लिमिटेड गाड़ियों को उतरने की अनुमति थी, लेकिन जैसे ही दिल्ली में लॉकडाउन की नई शर्तों के साथ लॉकडाउन 4 लागू हुआ, सड़कों पर गाड़ियों की लंबी भीड़ आ गई। डीएनडी पे मौजूद हैं हम। आज सुबह से ही कुछ अफवाहों के कारण दिल्ली और नोएडा के बीच एक जाम की स्थिति बनी रही। कहीं एक तरफ नोएडा पुलिस इस बात को समझा रही थी कि कहीं पे भी बॉर्डर को नहीं खोला गया है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरीके की यहाँ पर अभी भी चेकिंग चल रही है। जो पास होल्डर हैं या जो इमरजेंसी सेवा है उनको ही सिर्फ अंदर आने दिया जा रहा है। हालांकि पुलिस ये मान रही है जरूर कि 7 बजे के बाद कहीं ना कहीं बॉर्डरों पर भी जो हैवी ट्रैफिक है वो जो है कहीं ना कहीं कम होता हुआ जरूर नजर आएगा। हो सकता है कि इससे पुलिस को राहत जरूर मिले, लेकिन जिस तरीके का जो माहौल अभी भी है कि करीब 3 किलोमीटर तक का जो जाम है, आप देख सकते हैं कैमरे की निगाह से कि ये जो जाम है ये करीब 3 किलोमीटर काफी लंबा जाम है। काफी लोग ऐसे हैं जो सवेरे जिस तरीके की अफवाह हुई थी उस अफवाह के अंदर जो है दिल्ली के अंदर प्रवेश कर चुके थे। अब वापसी में पुलिस ने जो चेकिंग करी है उसमें अंदर तमाम ऐसे लोग निकले जो नोएडा से दिल्ली जरूर पहुंच गए, लेकिन अब दिल्ली से वापसी के लिए जो है नोएडा में आने के लिए कड़ी मशक्कत करने पड़ रही है। नोएडा से ललित मोहन, इंडिया न्यूज। और सिर्फ दिल्ली से नोएडा को जोड़ने वाली सड़क पर ही नहीं बल्कि आईटीओ पर भी लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। यहां पर भी काफी भीड़ थी। मैं देश की राजधानी दिल्ली में है और आपको दिखाते हैं कि आखिर किस तरह से मंजर जो है वो आज दिल्ली में बदला है। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर जो ये विजुअल्स हैं ये दिल्ली के आईटीओ के हैं और पिछले 50 दिनों से इस हमने यहाँ पर कभी भी नहीं देखा। आप देख सकते हैं आपको दोनों तरफ, यहाँ पर हम इस समय एक फुट ओवर ब्रिज पर है, आप देख सकते हैं फुट ओवर ब्रिज के दोनों तरफ आपको
कितनी गाड़ियां दिखाई देंगी। और आज पहला दिन है ऐसा दिल्ली में जहां पर आपको इतनी बड़ी तादाद में जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं वो चलते हुए नजर आएंगे। साफ तौर पे ये जो लॉकडाउन है इसमें रिलैक्सेशन दी गई है केंद्र सरकार की तरफ से, और काफी सारी ऐसी चीजें थी जो आप बसेस या प्राइवेट गाड़ियां जो रोड पर देख रहे हैं ये उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर और यूनियन टेरिटरी के ऊपर छोड़ दिया था। उसके बाद अरविंद केजरीवाल का कल फैसला आता है कि दिल्ली के अंदर अब गाड़ियां मूव कर सकती हैं, यानी कि प्राइवेट जो व्हीकल हैं, गाड़ियां हैं, बाइक्स हैं या टैक्सीज हैं, ऑटो रिक्शा हैं, वो तमाम चीजें दिल्ली में चल सकती हैं। अभी आप देख सकते हैं किस तरह का जो नज़ारा है, इन सड़कों ने पिछले 50 दिनों में ऐसी तस्वीर महसूस नहीं की होगी जैसी आज वो इस चीज़ पे देख रहे हैं। बसेस भी चल रही हैं, हालांकि जो गाइडलाइंस है दिल्ली सरकार की उसके तहत आपको बताते चलें कि जो ये बसेस आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, इन बसेस में सिर्फ 20 लोग अलाउड हैं, वो भी सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए। साथ ही साथ गाड़ियों में 3 लोग अलाउड हैं और ऑटो रिक्शा में 2 लोग अलाउड हैं। और आंख कान खोल के में फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको दिखाएंगे लॉकडाउन में धाएं धाएं। मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन के बाहर मजदूरों की भारी भीड़ जमा हो गई। मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन के बाहर एक बार फिर बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों की भीड़ जमा हो गई। यहां बिहार जाने के लिए ट्रेन पकड़ने के लिए हजारों की संख्या में मजदूर इकट्ठा हो गए। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग दूर दूर तक नजर नहीं आई। दिल्ली में लॉकडाउन 4 के दौरान गाड़ियों को छूट देने के बाद सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। इस दौरान दिल्ली के आईटीओ चौराहे के पास लंबा जाम लग गया। हरियाणा के यमुनानगर में फंसे बिहार के अप्रवासी मजदूरों ने घर जाने की मांग को लेकर सड़क जाम कर दी। यहां मजदूरों ने पीएम मोदी और बिहार के सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी की। राजस्थान के झालावाड़ जिले के सरोद गांव में टिड्डियों के विशाल झुंड ने खेतों पर हमला कर दिया। किसानों ने थाली बजाकर और पटाखे फोड़कर टिड्डियों को भगाया। हरियाणा के रोहतक में एक महिला घर नहीं जा सकी तो वो रोने लगी। वहां मौजूद सभी प्रवासी मजदूरों ने उन्हें हिम्मत दी और तालियां बजाकर उनका उत्साह बढ़ाया। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में एक शख्स खरीदारी के दौरान रोबोट का इस्तेमाल करता हुआ नजर आया। रोबोट की मदद से सोशल डिस्टेंसिंग में मदद मिल रही है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में रिक्शा से घर लौट रहे मजदूरों के लिए राहगीरों ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया। यहां एक बाइक सवार ने 2 रिक्शा चालकों को गमछे की सहायता से कई किलोमीटर पहुंचाने में मदद की। उत्तर प्रदेश में गाजीपुर जिले के गांव में तालाब की खुदाई के दौरान मनरेगा मजदूरों में मारपीट हो गई। दोनों पक्षों के बीच जमकर भिड़ंत हुई जिसमें कई लोग घायल हो गए। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के ब्रजमनगंज इलाके में जमीन विवाद में 2 पक्षों के लोग आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के खोराबार इलाके में एक खेत में छोटे छोटे कई सांपों के निकलने के बाद हड़कंप मच गया। सांपों के गांव में घुसने से डरे लोगों ने सांपों को मार डाला। सुपर साइक्लोन अम्फान तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। अम्फान आज बंगाल की खाड़ी के दक्षिण और मध्य हिस्से में पहुंच गया। मौसम विभाग के मुताबिक अम्फान कल यानी कि बुधवार को दोपहर बाद बंगाल और बांग्लादेश के बीच सुंदरबन के पास तट से टकराएगा। इस दौरान इसकी रफ्तार 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटा रहने का अनुमान है। अम्फान के तटीय इलाकों में पहुंचने के दौरान 185 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल और ओडिशा के साथ ही सिक्किम और मेघालय के लिए भी अलर्ट जारी किया है। अम्फान तूफान का असर ओडिशा के 6 जिलों पर ज्यादा पड़ने की संभावना है। केंद्रापाड़ा, भद्रक, बालासोर, मयूरभंज, जाजपुर और जगत सिंहपुर सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। इन जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। पश्चिम बंगाल के 7 जिलों पर भी अम्फान तूफान का खतरा मंडरा रहा है।
3 तटीय जिलों पूर्वी मिदनापुर, दक्षिण 24 परगना और उत्तरी 24 परगना अम्फान की जद में है। साथ ही हावड़ा, हुगली, पश्चिमी मिदनापुर और कोलकाता पर भी इस अम्फान तूफान का असर नजर आएगा। अम्फान के दौरान 4 से 6 मीटर ऊंची लहरें उठने की संभावना है, जिससे दक्षिण 24 परगना और उत्तरी 24 परगना के निचले इलाके जलमग्न हो सकते हैं, वहां पानी भर सकता है। इस हालात से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 19 टीमें पश्चिम बंगाल में और 15 टीमें ओडिशा में तैनात हैं। मुश्किल हालात के लिए एनडीआरएफ की 24 टीमों को स्टैंड बाय पर भी रखा गया है, जबकि 6 टीमों को एयरलिफ्ट के लिए स्टैंड बाय किया गया है। सागर आइलैंड और काकद्वीप पर भी एनडीआरएफ की टीमें तैनात हैं, क्योंकि इन दोनों ही द्वीपों पर तूफान का सबसे ज्यादा असर होने की संभावना है। इसके साथ ही सेना, वायुसेना, नौसेना और कोस्ट गार्ड की टीमों को भी पूरी तरह से अलर्ट पर रखा गया है। पश्चिम बंगाल के कई जिलों में हालात की समीक्षा के लिए 24 घंटे काम करने वाले कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। पश्चिम बंगाल और ओडिशा में बुधवार तक शिपिंग और बोटिंग पर भी रोक लगा दी गई है। ज्यादा असर वाले इलाकों में सड़क और रेल मार्ग बंद करने या फिर उनका रूट बदलने की सलाह भी दी गई है। आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दें कि देश में 21 साल बाद कोई सुपर साइक्लोन आएगा। 1999 में चक्रवात ओडिशा के तट से टकराया था, उसे साइक्लोन O5B या फिर पैरादीप साइक्लोन नाम दिया गया था। पैरादीप साइक्लोन उत्तर हिंद महासागर में आया अब तक का सबसे शक्तिशाली चक्रवात माना जाता है। पश्चिम बंगाल के समुद्री तट पर हम इस समय खड़े हैं। दीघा के समुद्र तट पर हम इस समय मौजूद है और आप देख सकते हैं कि कम से कम 12 घंटे से 18 घंटे के बीच सुपर साइक्लोन अम्फान लैंडफॉल कर सकता है इसी इलाके में, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है। सुबह तक तो यहाँ पर समुद्र जो थी शांत थी, लेकिन आप देख सकते हैं कि जो लहरें हैं वो बीच को पार करके और भी ऊपर की तरफ आ रही हैं और जो कहा जा रहा है कि शाम तक ये जो पानी है, ये लहरें हैं, ये शायद जहां पर हम खड़े हैं यहां तक पहुंच जाएगी और कल लैंडफॉल के दौरान ये पूरा इलाका पानी के नीचे चला जाएगा। अभी से काफी तेज हवाएं हम महसूस कर सकते हैं, काफी तेज बारिश भी शुरू हो चुकी है। सरकार की तरफ से हर मुमकिन कोशिश की गई है कि जान मान की नुकसान जितना कम हो उतना अरेंजमेंट किया जाए, वो किया गया है। जो इस समुद्र तट पे रहते हैं उन्हें साइक्लोन सेंटर्स में शिफ्ट किया गया है। देश भले ही कोरोना महामारी का सामना कर रहा है, लेकिन लॉकडाउन में अपराध का सिलसिला भी जारी है। यूपी के संभल में मनरेगा के तहत बन रही सड़क को लेकर झगड़ा शुरू हुआ और फिर देखते ही देखते गोली चल गई। समाजवादी पार्टी के नेता और उनके बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। बाद में गोली चल जाएगी, इसकी उम्मीद वहां मौजूद किसी शख्स को नहीं थी। मसला मनरेगा के तहत बन रही सड़क के लिए खेतों में मिट्टी डालने का था। राइफल लेकर पहुंचे 2 लोग अपने खेतों में मिट्टी डालने का विरोध कर रहे थे और इसे लेकर खूब कहासुनी हुई। कर दे हमें कोई एतराज नहीं है, एक मिनट, हमें कोई एतराज नहीं है, हमारे में नहीं डालो, हमें कोई एतराज नहीं है, हम सबके में डालो, हमारे में डालो, हमारे नहीं करना है डलवाने को, सबके में डालो, हमारे में राइफल चला मैं राइफल हालांकि डराने धमकाने के बाद राइफल लिए हुए दोनों लोग वापस जाने लगे, लेकिन पीछे से कुछ कहने पर मामला फिर गर्म हो गया। अरे बात सुन, तो मार दे गोली, ना गोली मार दे। इसके बाद हथियार लेकर आए एक शख्स ने राइफल तानी और सीधे गोली चला दी। उसके साथ मौजूद नौजवान ने भी फायरिंग की। गोली सीधे पास में खड़े छोटे लाल दिवाकर और उनके बेटे को लगी और दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। इस वारदात के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। लेकिन इस वारदात के बाद सियासी पारा भी चढ़ गया। समाजवादी पार्टी ने दलित नेता छोटेलाल दिवाकर और उनके बेटे की हत्या पर राज्य सरकार को घेर लिया। पार्टी ने आरोप लगाया कि राज्य में विपक्षी पार्टी के लोगों, खासकर एसपी कार्यकर्ताओं की खुलेआम हत्याएं की जा रही हैं। वहीं कांग्रेस ने ट्वीट किया कि यूपी की कानून व्यवस्था का हाल देखिए, लाइव कैमरे पर मर्डर हो रहे हैं यूपी में, जंगल राज बना दिया है योगी ने। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करके कुछ लोगों को हिरासत में लिया है और जांच के लिए 3 टीमें बना दी गई हैं। और एक ऐसी ही वारदात अयोध्या में भी सामने आई है। यहां पर भी एक शख्स की हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि जिस तरह की संभल में वारदात सामने आई है, अयोध्या में भी एक ऐसी ही मर्डर की वारदात सामने आई है, जहां पर बीजेपी नेता की हत्या कर दी गई। हत्या के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची है।
गोली मारकर बीजेपी नेता की हत्या की गई अयोध्या में। दरअसल मृतक जयप्रकाश सिंह की गांव के ही राम पदारथ यादव से पुरानी राजनीतिक रंजिश थी। बीजेपी नेता ने पहले भी हत्या की आशंका जताई थी, लेकिन आरोप यह है कि पुलिस ने वक्त रहते कार्रवाई नहीं की और इसके बाद इस वारदात को अंजाम दे दिया गया। बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दुनिया भर में दहशत फैला चुके कोरोना वायरस ने भारत में भी 1 लाख से ज्यादा लोगों को संक्रमित कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 1,01,139 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से अब 58,802 एक्टिव केस हैं। देश में रिकवरी रेट 38.73% है और अब तक कोरोना से 39,174 मरीज ठीक भी हुए हैं और 3,163 लोगों की अब तक मौत हुई है। पिछले 24 घंटों की अगर हम बात करें तो देश में 4,970 नए मामले सामने आए हैं और कुल 2,350 मरीज ठीक भी हुए हैं, लेकिन 134 लोगों की इस दौरान मौत भी हुई है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 500 कोरोना संक्रमित मरीज मिलने से कुल संक्रमितों का आंकड़ा दिल्ली में 10,554 पहुंच गया है। इनमें 5,638 सक्रिय मामले हैं और 168 की अब तक दिल्ली में मौत हुई है। दिल्ली में अब तक कुल 70 कोरोना कंटेनमेंट जोन है। इन इलाकों को दिल्ली पुलिस की मदद से पूरी तरह से सील कर दिया गया है। वहीं महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में राज्य के 55 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद राज्य में पुलिस बल में कुल एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर अब 1,328 हो गई है। महाराष्ट्र में अब तक कोरोना संक्रमण के कुल 35,058 केस सामने आ चुके हैं। इनमें 1,249 लोगों की मौत हुई है। गुजरात में अब तक 11,745 केस हुए हैं। इनमें 4,804 लोग ठीक भी हुए हैं और 694 लोगों की मौत हुई है। दुनिया भर में कोरोना महामारी ने अब तक 48 लाख से ज्यादा लोगों को संक्रमित किया है। इनमें से करीब 18 लाख लोग ठीक हुए हैं, जबकि 3,20,000 से ज्यादा लोगों की मौत भी इस कोरोना वायरस की वजह से हो चुकी है। बोनी कपूर का एक घरेलू नौकर कोरोना वायरस से संक्रमित हो गया है। फिल्म प्रोड्यूसर बोनी कपूर का एक घरेलू नौकर कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिसके बाद उसे आइसोलेशन में भेज दिया गया। इस बात की जानकारी बोनी कपूर ने बीएमसी को दी। लॉकडाउन के चौथे चरण के दूसरे दिन नोएडा के डीएनडी बॉर्डर पर भीषण जाम लग गया। नोएडा पुलिस ने दिल्ली से आ रहे वाहनों को ई पास देखकर ही नोएडा में एंट्री दी। गुजरात में भरूच के अंकलेश्वर की एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले के नलखेड़ा के पास एक गांव में टिड्डियों के एक दल ने हमला कर दिया। इस हमले में संतरों के बगीचे को नुकसान पहुंचा है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में 2 बाइकों के बीच जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर के बाद दोनों बाइक्स में भयंकर आग लग गई, जिससे 2 लोग झुलस गए। आगरा में पुलिस ने पैदल जा रहे मजदूरों के लिए अच्छी पहल की है। यहां पुलिसकर्मी खाली पैर जा रहे मजदूरों को जूते चप्पल पहना रहे हैं। क्रिकेट की गेंद पर थूक के इस्तेमाल पर बैन लगाया जा सकता है। अनिल कुंबले की आईसीसी क्रिकेट कमेटी ने इस बात की सिफारिश की है। भारतीय गेंदबाजी कोच भरत अरुण ने कहा कि मैच से पहले प्लेयर्स के लिए 8 हफ्ते की ट्रेनिंग जरूरी है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को घोड़े की तरह कैद करके नहीं रखा जा सकता। श्रीलंका कोरोना महामारी के बीच भारतीय टीम की मेजबानी के लिए तैयार है। जुलाई में 3 वनडे और 3 T20 मैचों की सीरीज खेली जा सकती है। पाकिस्तान के नए कप्तान बाबर आजम ने खाली स्टेडियम पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि खाली स्टेडियम में खेलना क्या होता है हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। हमने 10 साल ऐसे ही मैच खेले हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, लौटना। गाजियाबाद के मुरादनगर इलाके में पुलिस और पब्लिक के बीच जमकर बहस हुई। खबर है कि मुरादनगर में अवैध रूप से दुकानें खुलने की सूचना पर पुलिस पहुंची थी, जिसने स्थानीय दुकानदारों के बीच नाराजगी पैदा कर दी और फिर दोनों पक्षों में बहस होने लगी। पुलिसकर्मियों पर रिश्वत मांगने के दुकानदारों ने आरोप लगाए और वहां मौजूद भीड़ ने पुलिस वालों को घेर लिया। दुकानदार पुलिस की बात सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं थे और वीडियो बनाने लगे। वहीं पुलिस ने भी जब वीडियो बनाने की कोशिश की तो उनके साथ लोगों ने बदसलूकी की और पुलिसकर्मी का मोबाइल छीन लिया। पुलिस ने इस मामले में 9 लोगों पर केस दर्ज किया है। गोवा में लॉकडाउन के दौरान रेव पार्टी की खबर सामने आई है।
सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां कुछ लोग रेव पार्टी करते हुए देखे गए। पुलिस को देखकर मौके पर भगदड़ मच गई और लोगों ने यहां से भागने की कोशिश भी की, लेकिन पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए पार्टी कर रहे सभी लोगों को हिरासत में ले लिया। पकड़े गए सभी लोग विदेशी हैं और कोरोना के संक्रमण की आशंका को देखते हुए पुलिस ने सभी विदेशी सैलानियों को जांच के लिए भेज दिया है। जांच की रिपोर्ट आने तक सभी को आइसोलेशन में रखा गया है।